Hello everyone, this is Sana Parveen here and welcome to Sana's Biochemistry. This is day 3 of the 45 days series. Actually, I was not able to upload the video because of some issues that I was facing on YouTube, because of which it took me time for uploading this video. But anyways, now we're here and we're going to upload the video. And if you haven't subscribed to the channel yet, please do. I bet we have amazing videos coming up in the future for NEET aspirants. So if you haven't subscribed to the channel yet, please do. We are going to start with a session, reading the question, reading the options, and then looking for the correct answers for all the 15 questions that we will be solving in this session. Let us begin without wasting much of time. Okay, so the first question that we need to see is that, okay, DNA precipitation out of a mixture of biomolecule can be achieved by the treatment with. तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास जो है एक बायोमोलिक्यूल का क्या है, मिक्सचर है, और उसमें हमको ट्रीटमेंट देना, उसमें से हमको डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करना है, डीएनए को हमको बाहर निकालना है जो हमारे पास मिक्सचर है बायोमोलिक्यूल का. एग्जाम्पल एक वेसल है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, उसमें डीएनए भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं. तो हमको क्या करना है, डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करवाना है. तो अगर वो करवाना है तो उसके लिए हमको किस केमिकल की जरूरत पड़ने वाली है? And the option given to us are isopropanol, chilled ethanol, methanol at room temperature, and chilled chloroform. Okay, I give you 3 seconds for answering the question, and then we're going to see for the correct option. Okay, so the answer to this question is chilled ethanol is the most appropriate option. चिल्ड इथेनॉल हम यूज करते हैं अगर हमको डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करवाना है. एक्चुअली हम आइसोप्रोपेनॉल भी यूज करते हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज गोइंग टू बी चिल्ड इथेनॉल. अब यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ऐसा कंटेनर है, इसमें डीएनए, ठीक है, इसमें मैंने डीएनए रखा है, हमको डीएनए ही प्रेसिपिटेट आउट करवाना है. तो चिल्ड इथेनॉल के साथ हम जो है सॉल्ट भी डालते हैं जरा उसके अंदर. सॉल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जब हम सॉल्ट डालते हैं, ये हमारे पास मिक्सचर है, यहाँ पे सोल्यूशन है, हमने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट क्या होता है, हमको पता है कि डीएनए के ऊपर चार्ज है, वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम Na+, जब हम सॉल्ट डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, Na+ आयन आता है, और जब Na+ आयन आता है तो ये जो चार्ज है न्यूक्लियस, ये जो चार्ज है डीएनए के ऊपर, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है क्योंकि प्लस इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन द डीएनए. तो ये क्या हो जाता है, अब जो डीएनए मॉलिक्यूल है न्यूट्रल हो गया है. अब इसमें जब हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसमें इथेनॉल डाल रहे हैं. तो इथेनॉल क्या करता है, हेल्प करता है सॉल्ट को. ओके, ये एनहांस करता है प्रेसिपिटेशन. तो इथेनॉल जो है इंप्रूव करता है इंटरैक्शन सॉल्ट और डीएनए के बीच में. ओके, और अब यहाँ पे चिल्ड क्यों यूज करना है, क्योंकि जो चिल्ड होता है ना, जब टेम्परेचर जो है कम होता है, टेम्परेचर लो होता है, तो सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है. ओके, टेम्परेचर क्या करें, लो करें, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हो रही है, और सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होने की वजह से जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट हियर इज चिल्ड इथेनॉल. आइसोप्रोपेनॉल का ये है कि आइसोप्रोपेनॉल से भी प्रेसिपिटेशन होता है, लेकिन आइसोप्रोपेनॉल क्या है, कभी कभी जो सॉल्ट को है, ये सॉल्ट को भी कभी कभी क्या करता है, प्रेसिपिटेट आउट कर देता है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सेकेंड. ओके, लेट अस बिगिन विद द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है हमको कि select the correct option, select the correct group of biocontrol agent. तो biocontrol agent का हमको correct option select करना है, and the option given to us are, okay, Bacillus thuringiensis, tobacco mosaic virus, aphids, trichoderma, baculovirus, Bacillus thuringiensis. Okay, second option. Third option is oscillatoria, Rhizobium, Trichoderma. Fourth option is Nostoc, Azospirillum and Nucleopolyhedrovirus. तो correct option इसमें क्या है? I give you 3 seconds. Okay, so the correct option here is Trichoderma,
बैक्यूलोवायरस एंड बैसिलस thuringiensis. ओके, अब हमको यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है कि एंड द वर्ड गिवन टू अस इज बायो कंट्रोल एजेंट. बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या होता है? ये ऐसे यू नो एक ये मेथड है, बायो कंट्रोल एक मेथड है इंसेक्ट्स, पेस्ट, माइट, वीड, प्लांट डिजीज को कंट्रोल करना. ओके, कंट्रोल हमको करना है, किसको कंट्रोल करना है? हमको कंट्रोल करना है इंसेक्ट को कंट्रोल करना है. ओके, माइट्स को कंट्रोल करना है, वीड्स को कंट्रोल करना है. ओके, और प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करना है. ओके, तो ये सब हम कैसे कंट्रोल करेंगे? ये कंट्रोल करने के लिए हम एक बायोलॉजिकल वेपन यूज कर रहे हैं, एक बायोलॉजिकल एंटिटी यूज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट या बायो कंट्रोल. ओके, अब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. मतलब इसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है. ओके, ठीक है. तो जब ये कंट्रोल करता है तो इसमें से जो पहला वाला है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा किसको कंट्रोल कर रहा है? ट्राइकोडर्मा जो है ये एक फंगस है. ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस और ये दूसरे क्या करता है? ट्राइकोडर्मा एक बायोलॉजिकल एजेंट है, ये दूसरे फंगस को कंट्रोल करता है. मतलब ये खुद एक फंगस है और दूसरे जो पैथोजेनिक फंगस होते हैं, पैथोजेनिक फंगस, उनको कंट्रोल करता है ट्राइकोडर्मा. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया. सेकेंड ऑप्शन है बैक्यूलोवायरस. बैक्यूलोवायरस इसमें क्या होता है कि ये वायरस की फैमिली, डेफिनेटली हमको नाम से पता चल रहा है बैक्यूलोवायरस इज अ वायरस और ये अटैक करता है इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स के ऊपर. इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स के ऊपर ये कंट्रोल करता है, ये अटैक करता है उनके ऊपर. ओके, बीटी बैसिलस thuringiensis इज वेल अवेयर टू एवरीवन, इट इज अ बैक्टीरिया और इससे हम बीटी कॉटन बनाते हैं, बीटी ब्रिंजल बनाते हैं. तो ये जो एक बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, ये इंसेक्ट को कंट्रोल करने में मदद होती है हमारे इसमें से. और इसमें इट इज एक्चुअली यूज्ड इन मेकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. तो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, उससे ये बनता है. तो आंसर अपना हो जाता है ऑप्शन नंबर 2. आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. लेट अस जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन हियर. Okay, select the correct statement, select the incorrect statement. Incorrect statement इसमें कौन सा है? And the question is, first option is inbreeding increases homozygosity. Inbreeding is essential to evolve pure line in any animal. Inbreeding selects harmful recessive genes that reduces fertility and productivity. Fourth one is inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable gene. Okay, तो इसमें से correct option I give you 3 seconds and then try to answer it by yourself. Then we move on. Okay, answer to this question is option number 4. Inbreeding helps in accumulation of superior genes is incorrect. ये जो statement है ये incorrect है. Okay, अब when you see about inbreeding होता क्या है? जब हम जो related है, ancestry में relation है इनका, उनमें ही हम breeding करवा रहे हैं 3 से 4 से 6 generations तक. मतलब ये हम ऐसे draw करते हैं, right? Family tree हम draw करते हैं. अब इनके क्या हो गए? ऑफस्प्रिंग्स हो गए हैं. ओके, अब इनके ऑफस्प्रिंग्स हो गए, इनकी मैरिज होगी. तो जब हम एंसेस्ट्री में मतलब रिलेटेड है, ये लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इसमें ही हम क्या करा रहे हैं, इन मतलब इनमें मेटिंग हम लोग करवा रहे हैं. ठीक है, इसकी मेटिंग हमने यहाँ पे कहीं से इनमें इसकी मेटिंग करवा दी है. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द स्पेस आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, बट इनब्रीडिंग का मतलब होता क्या है कि हम एंसेस्ट्री रिलेटेड है एंसेस्ट्री और उनमें ही हम ब्रीडिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं. 4 से 6 जनरेशन तक हमने क्या किया है, एंसेस्ट्री में ही हम मेटिंग करवा रहे हैं. तो इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग. ठीक है, इनब्रीडिंग में होता क्या है? इनब्रीडिंग में ये होता है कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है. सेम टाइप के जो एलील्स है, सेम टाइप के जीन्स है, वो क्या होते हैं, वो होमोजाइगोसिटी जो होती है सेम टाइप में ये इनब्रीडिंग में सामने आ जाता है. इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन. यस, ये बहुत ही ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर तुमको प्योर लाइन बनानी है, तुमको वही एंसेस्ट्री लेके आगे चलना है, तो तुमको प्योर लाइन बनाने के लिए इनब्रीडिंग करवानी पड़ेगी.
आउटब्रीडिंग करवा दोगे तो क्या होगा, प्योर नहीं बचेगा, वो क्या हो जाएगा, वो जरा ऑफ साइड चला जाएगा, राइट। उसमें जो है इनब्रीडिंग में अगर तुमको प्योर लाइन मेंटेन करनी है तो तुमको इनब्रीडिंग करवाना होता है। इनब्रीडिंग सिलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन, एग्जैक्टली अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में थैलेसीमिया चलता आ रहा है, ओके, थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया चलते हुए आ रहा है और तुम इनब्रीडिंग करवा रहे हो तो क्या होगा, थैलेसीमिया इज गोइंग टू बी गिवन टू द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। अब थैलेसीमिया एक डिजीज हो गई है, अब डिजीज होने की वजह से ये हार्मफुल रिसेसिव जीन है और अक्यूमुलेशन जीन्स के होने की वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट बहुत ही सही है। और ये जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। सुपीरियर जो जीन्स है ये क्या होता है, ये कुछ आगे जाके, आगे की फ्यूचर जनरेशन में जाके जो सुपीरियर जीन्स है वो जो है कि वो अक्यूमुलेट नहीं होते, वो एक्चुअली सुपीरियर जीन्स जो है वो नहीं अक्यूमुलेट होते हैं। दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनब्रीडिंग हेल्प्स इन अक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स is an incorrect statement related to inbreeding. We can make an entire whole, we just here trying to solve question and answers. अगर आपको कुछ detail में चाहिए topic तो you can comment down in the comment section, we can take care of that. In this it's not possible to cover up 15 question and then explain every topic in detail. Okay, I hope everyone understands. See, there's no problem. If you want me to make an explanatory video, you can just comment down on the particular topic and I'll try to solve that. We'll try to see into that matter. Okay, आगे चलते हैं. Next question is match the following organism with the products that they produce. Lactobacillus, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, Acinetobacter aceti. Cheese, curd, citric acid, bread, acetic acid. Okay, तो इसमें we're gonna try to look at the option. Okay, correct answer here is option number 1. And how is it so? क्योंकि इसमें हमको पहले देखना पड़ेगा, लैक्टोबैसिलस सबको पता है क्या बनाता है, कर्ड बनाता है। सैकरोमाइसिस जो हमारी ईस्ट है ये हमको बेकरी प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होती है, ईस्ट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट्स, सो ब्रेड हो गया। एस्पर्जिलस नाइगर इज अ काइंड ऑफ फंगस व्हिच इज इन्वॉल्व इन सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन, एंड एस्टोबैक्टर एसिटी is involved in acetic acid production, again a bacteria, gram negative bacteria, Acinetobacter aceti. Okay, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो ए का 4th, ए का 2, यस ए का 2 है, बी का 4th है, सी का ओके, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2. सी का क्या हो रहा है, नाइगर के लिए सिट्रिक एसिड है, ओके, थर्ड वाला है सी का 3rd and D का 5th. Okay, so I'm so sorry, option number 2 is the correct option according to the matches that we've made here. Lactobacillus curd, Saccharomyces cerevisiae bread, Aspergillus niger citric acid, and Acinetobacter aceti acetic acid. Let us move on to the next question now. Which one of the following is involved in, okay, what is the direction of movement of sugars in phloem? तो phloem जो है ये एक जो है वैस्कुलर बंडल में आता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। phloem, xylem and phloem are vascular bundles which are involved in transportation in the plant. Option given to us are non-multidirectional. What is the direction of movement of sugars in phloem? Non-multidirectional, upward, downward, bidirectional. So answer here is, try answering. I'm going to tell you the answer now is here option number 5. Question number 5, option number 4 is the correct answer. Bidirectional है, एक पेड़ है, okay, this is the tree and in this tree the leaves are the kitchen of the tree. Okay, यहाँ पे खाना बनता है तो क्या होता है, ये खाना जो है ये बायडायरेक्शनल होता है। ओके, ये 2 डायरेक्शन में जो है ट्रांसपोर्ट उसका हो सकता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी बायडायरेक्शनल, इट इज नॉट गोइंग टू बी अपवर्ड, डाउनवर्ड और नॉन मल्टी डायरेक्शनल, it is going to be bidirectional, it goes in 2 directions. Next question, in some plants the female gamete develops into embryo without fertilization. fertilization नहीं हो रहा है और जो एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है फीमेल गैमीट से ही, मतलब ये फीमेल गैमीट था और इससे ही क्या बन गया है,
एम्ब्रियो बन चुका है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सिर्फ फीमेल गैमेट इन्वॉल्व है, मेल गैमेट है ही नहीं, कहीं पे नहीं नजर आ रहा है. दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑटोगैमी, पार्थेनोकार्पी, सिनगैमस एंड पार्थेनोजेनेसिस. Okay. Answer to this question number 6, option number 4 is the correct answer. Okay. पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है और अनफर्टिलाइज्ड जो फीमेल गैमीट है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमको क्वेश्चन पूछा गया है, और ये होता है लोअर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में होता है एंड इनवर्टिब्रेट्स में होता है, इनवर्टिब्रेट्स, लोअर प्लांट एंड इनवर्टिब्रेट्स में होता है. सेकंड है यहाँ पे सिनगैमी. सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी इज, लेट अस जस्ट ट्राई टू सी, सिनगैमी इज अ नॉर्मल रिप्रोडक्शन दैट हैपेंस जहाँ पे जो है स्पर्म सेल्स आते हैं, ये एग सेल्स के साथ कंबाइन होके फिर एम्ब्रियो बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सिनगैमी, नॉर्मल रिप्रोडक्शन जिसमें डिप्लॉयड जाइगोट बनता है. पार्थेनोकार्पी क्या होता है? पार्थेनोकार्पी इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के पहले, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज फॉर्म, मतलब यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. पार्थेनोकार्पी इज मोस्टली रिलेटेड टू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स व्हिच मेक, इससे बनता क्या है? इससे बनता है फ्रूट व्हिच इज सीडलेस, सीडलेस. तो हमको यहाँ पे फ्रूट के बारे में नहीं पूछा, तो इसलिए पार्थेनोकार्पी हमारा आंसर नहीं हुआ. और ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है मेरे पास और इसमें ही मेल पार्ट है और इसमें ही फीमेल पार्ट है, तो सेम फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन जब हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. इट इज द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स दैट कम फ्रॉम वन इंडिविजुअल. ओके, एक ही इंडिविजुअल से आ रहा है, एक ही ट्री के फ्लावर एक यहाँ पे, फ्लावर एक यहाँ पे, तो क्या होगा? जब एक ही इंडिविजुअल में फर्टिलाइजेशन होगा, इसका फीमेल पार्ट, इसका मेल पार्ट पोलन ग्रेन यहाँ चला गया या इसका पोलन ग्रेन यहाँ आ गया, तो क्या होता है इसमें? जब ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी बोलते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अपना हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन विल मूव ऑन. persistent nucellus in the seed is known as, persistent nucellus in the seed is known as. Okay, so for this we will have to look at the option. Okay, options here given to us are Chalasa, Perisperm, Hilum, Tigmen. Okay, ये क्या होता है? Persistent nucellus. करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी, okay, Perisperm is the correct answer. Persistent nucellus is perisperm. अब nucellus होता क्या है? nucellus अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, okay, if I'm drawing the diagram, this is the central part of the ovule. ये ovule मैंने ड्रॉ किया है और ovule का जो central part होता है इसको हम बोलते हैं nucellus. Okay, central part of the ovule is called as nucellus. और ये जो nucellus है persistent मतलब रह रहा है nucellus. Okay, nucellus is the central tissue of the ovule जो कि embryo sac के अंदर होता है और ये पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है. पेरिस्पर्म का फंक्शन क्या है? ये न्यूट्रिटिव इसका फंक्शन होता है. डबल फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ओके, तो पेरिस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो आंसर हो जाएगा पेरिस्पर्म. और बाकी का ये चैलेसा जो है, इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम एग देखेंगे, एग अगर आप लोग ने देखा होगा उसके साइड में जो है कुछ प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल ये एग योक है, एग योक, और ये जो इसका शेल है, तो इसमें एग योक सस्पेंडेड रहता है विद अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज चैलेसा. हाइलम आप लोग ने देखा होगा, हाइलम इज वेरी मच सीन. अगर मैं कुछ स्प्राउट्स देख लूं तो स्प्राउट्स के ऊपर यहाँ पे एक मार्क होता है जिसको हम हाइलम बोलते हैं. ओके, हाइलम इसको हम बोलते हैं. एंड यस, सो द करेक्ट आंसर हियर इज पेरिस्पर्म. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, what map unit that is
Centimorgan is adopted in the construction of genetic map. Centimorgan is involved in the production of genetic map. And what are the options given to us? A unit of distance between two expressed genes representing 10% crossover. Second option, a unit distance between two expressed genes representing 100% crossover. Third, a unit of distance between genes on chromosomes representing 1% crossover. And the last one is a unit of distance between genes on chromosomes representing 50% crossover. Okay, correct answer हमको देखना है. You answer by that time I'll have little bit of water. Okay, I'll give 3 seconds. Okay, correct option here is a unit of distance between genes on chromosomes representing 1% crossover. Okay, अब सेंटीमॉर्गन क्या है? सेंटीमॉर्गन is on the name of the scientist Morgan, जिसने ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था और उसको बहुत सारे नोबेल प्राइजेस मिले थे. ही डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च इन फ्रूट फ्लाइज और इतना रिसर्च किया कि जेनेटिक्स में जो है ड्रोसोफिला आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होता है जिसके ऊपर हेल लॉट ऑफ रिसर्च इज डन in genetics on Drosophila, that is, fruit flies. I'm so sorry. Okay. So many Nobel prizes was given to Morgan. और centimorgan क्या है? Is the length of genetic distance. Centimorgan is length of genetic distance. Genetic distance. Okay. और ज्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे तो 1 centimorgan is equal to 1% chance of recombination. हमको पता है जीन्स में रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन. ओके, तो ये यहाँ पे क्या ऐसा क्रोमोसोम कभी हम देखते हैं तो जो इसमें जो फ्रैगमेंट होता है ये दिस इज अ रिकम्बाइंड क्रोमोसोम. ओके, यहाँ पे क्या होता है? ये रिकॉम्बिनेशन होता है. तो 1 सेंटीमॉर्गन क्या है? 1% चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन. 8% चांस होगा रिकॉम्बिनेशन. Centimorgan is the probability of the recombination happening on the DNA. Okay, कितनी probability है recombination होने की? तो 1% chance of recombination is called as centimorgan. ये definition के according हम देखेंगे तो a unit of distance between genes on chromosomes representing 1% crossover. Okay, so the correct option is option number 3. We can make an entire video on centimorgan. आगे चलते हैं. Next question given to us is question number 9. Cardiac output. What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? Blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml. Option given to us are 50 beats per minute, 75 beats per minute, 100 beats per minute, 125 heartbeats per minute. Correct answer. It is going to require as a mathematics calculation. I'm not that good with maths, but yeah, multiplication division itna to hum bhi kar lete hain. Okay, I'm going to tell you, let us just solve this and see what is the correct answer. Okay, चलो solve कर लेते हैं इसको. पेन पेपर लेके बैठना चाहिए मेरे सेशन में because I give you bits and pieces of information that is important for you for your examination. Cardiac output जो होता है, cardiac output is equal to, okay, cardiac output के बारे में बात कर रहे हैं, is equal to stroke volume into heart rate. Stroke volume into heart rate, ये कुछ formulas है, ये पेन पेपर लेके बैठो, लिख लो इसको. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 लीटर दिया हुआ है. ओके, देखो यहाँ पे 2 यूनिट्स में बात कर रहे हैं ये लोग फंसाने के लिए, 5 लीटर्स एंड लीटर्स और ml में भी बात कर रहे हैं. तो लीटर्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 500 मिलीलीटर इज गोइंग टू बी 5 लीटर्स. ओके, ठीक है. अब जो है यहाँ पे हमको बहुत दूसरे वैल्यूज दिए हुए हैं. एंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम. ओके, एंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम, तो इसको हम लिख देते हैं एंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ml. ओके, और एक और हमको वैल्यू दिया हुआ है एंड 50 ml दिया हुआ है. और ये क्या? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल,
तो इसको ESV लिख देते हैं. ओके, एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml. ओके, 50 ml इज द गिवन वॉल्यूम टू अस. तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है पीपल? स्ट्रोक वॉल्यूम इज यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. सो आई एम गोइंग टू मेक सम स्पेस. ये जरा मैं गिव मी अ सेकंड, आई एम गोइंग टू मेक स्पेस नाउ. ओके, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ना पीपल, स्ट्रोक वॉल्यूम, I make spelling mistakes sometimes, is 100 minus 50. Okay, कितना आ गया? 50 ml आ गया स्ट्रोक वॉल्यूम. ओके, अब मैंने बताया था हमको हार्ट रेट फाइंड आउट करना है. तो हार्ट रेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला, सॉरी हार्ट रेट नहीं देखा था, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला मैंने बताया था, इज इक्वल टू. ओके, इतना हो गया, इसलिए बोल पेन पेपर लो. माई स्क्रीन इज क्वाइट टाइनी because of which I'm not able to accumulate everything people, and I'm so sorry for that. तो आगे हम देखेंगे, पीछे जाके रिप्ले करके देख लेना वीडियो. एंड देन वी गॉट व्हाट हियर पीपल. सो वी हैव गॉट द कार्डियक आउटपुट. ओके, तो हमको हार्ट रेट निकालना है. हमको हार्ट रेट निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. हमको क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द हार्ट रेट? तो हमको ये पूछा हुआ है. ये अगर हमको पूछा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी विल बी हैविंग 5000 ml. ये दिया हुआ था ना, स्ट्रोक वॉल्यूम हमने निकाला है 50 ml. 50 ml इंटू एक्स. ओके, और पॉज का मतलब रिप्ले करके देख लेना वीडियो. तो क्या होगा? 5000 डिवाइडेड बाय 50, 0 आंसर हो जाएगा 100. ओके, तो 100 हो गया आंसर. 100 beats per minute is going to be the heart rate. 100 beats per minute is the correct answer. Okay, let us just move on to the next question. Okay, here so we have got Thiobacillus is a group of bacteria helping in carrying out. Thiobacillus जो बैक्टीरिया है, ये हमको किस चीज में मदद करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक फिक्सेशन, nitrification and denitrification. What is the correct answer here? Try answering. Okay, answer given to us. Okay, so here the answer is people, question number 10, answer is denitrification करता है Thiobacillus. Thiobacillus के बारे में जरा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. It's a gram negative bacteria. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, डीनाइट्रिफिकेशन में मदद करता है. और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? एक माइक्रोबियली फैसिलिटेटेड प्रोसेस है. मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको मदद करेंगे. किसमें? डीनाइट्रिफिकेशन में. और डीनाइट्रिफिकेशन में हम करते क्या है? जो नाइट्रेट्स होते हैं इसको हम वी कन्वर्ट देम बैक टू नाइट्रोजन. द नाइट्रोजन साइकिल यू माइट हैव स्टडीड. तो नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड एंड अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन N2 प्रोड्यूस कर रहा है. और इसके बीच में बहुत सारी सीरीज होते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट गैसेस प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट्स भी इसमें फॉर्म हो जाते हैं. ओके, तो द करेक्ट आंसर इज डीनाइट्रिफिकेशन. नाइट्रोजन साइकिल में से क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन वी रीड. ओके, which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? एक्सक्रीटरी सिस्टम. कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने में क्या जो है, क्या कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? लो लेवल ऑफ ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स नियर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, secretion of erythropoietin by juxtaglomerular complex, hydrostatic pressure during glomerular filtration. Answer we need to see. Okay, so if you're done answering, try analyzing yourself. The answer to this question is maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium in the kidney. This is the correct answer. It is called as counter current mechanism in the kidney. Okay, तो ये जो है एक इस पे हम इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है. काउंटर करंट बहुत ही बड़ा टॉपिक है काउंटर करंट समझने के लिए.
बहुत बड़ा है, एटलीस्ट वी गोइंग टू नीड 15-20 मिनट्स, लाइक 20-25 मिनट्स लग जाएंगे इसको एक्सप्लेन करते करते, तो इस पे हम आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है पूरा काउंटर करंट एक्सप्लेन करना। तो इफ यू वांट, comment down, okay, comment down if you want. Answer is option number 2, counter current not possible to explain in this video. Okay, let us just move on now. Okay, next question here people is, which of the following statement regarding mitochondria is incorrect? Mitochondria के बारे में ऐसा कौन सा statement है जो कि incorrect होता है? Okay, people usually tell that I speak very loudly while I'm teaching. Not my problem. Forget it. Okay. So next question we have got what? Regarding mitochondria, ऐसा कौन सा statement है जो कि incorrect है? Okay. Outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats, and proteins. Enzymes of electron transport chain are embedded in the outer membrane. Inner membrane is convoluted with infoldings. Mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosome. Correct option here is, by the time you analyze, I'm going to tell you the answer in next 3 seconds. It's almost done. Answer here is enzymes of electron transport chain are embedded in the outer membrane is not true, is false, is incorrect. Okay, क्यों है ऐसा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो एंजाइम्स होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग पीपल, यू नो दैट। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं ईटीसी के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। ओके, तो आउटर नहीं है, आउटर दिया इसलिए गलत हो गया, इनर मेम्ब्रेन में होता है। बाकी के जो सारे स्टेटमेंट है वो सारे सही है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल, ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है, ये इसमें से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। ओके, एंट्री इजी हो जाती है। ओके, लेकिन आगे जाएंगे तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, आगे जाके सबको एंट्री नहीं मिलती है, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही एंट्री मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया काफी सोफेस्टिकेटेड पावर हाउस है। ओके, तो यस, तो आगे चलते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स, यस, दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, एंजाइम प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। ओके, देखो अंदर वाले फोल्डिंग्स में, अंदर वाले मेम्ब्रेन में एंजाइम्स है, एंजाइम्स ज्यादा चाहिए। हम बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ज्यादा एंजाइम चाहिए, तो फोल्डिंग्स करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो एंजाइम ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो एनर्जी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट of depends on person to person. Inner membrane is convoluted. Mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosome is also the correct option. So the answer here is, which is incorrect, is the enzymes and electron transport are embedded in the outer membrane is the wrong answer. Next question is, okay, we're going to read it out. Xylem जो है हमारा vascular bundle का है ये पार्ट, xylem translocates water only, water and mineral salts only, water, mineral salts and some organic nitrogen only, water, mineral salts and some nitrogen, organic nitrogen and hormones. What is the correct answer here is that कि actually अगर हम ट्रेडिशनली देखें, ट्रेडिशनली देखने का मतलब क्या आता है, पहले जो हमको जितनी फाइंडिंग्स थी, पहले जो हमको जितनी इंफॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जाइलम जो है वो इन्वॉल्व है सिर्फ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स ओनली ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन आजकल जो है रिसर्च पेपर्स हैं रिसर्च गेट के ऊपर जो कि बोलते हैं जाइलम टू फ्लोएम ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन यंग सोयाबीन प्लांट, मतलब जाइलम से फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का। ओके, जाइलम टू फ्लोएम किसका, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ट्रांसप्लांट होता है, जो ना ट्रांसफर होता है। तो पहले के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और जो है एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी का, या हम बाकी के सोर्सेस से देखेंगे तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हार्मोन्स भी कहीं ना कहीं जाइलम और फ्लोएम में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो आजकल बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, लेकिन ट्रेडिशनली अगर जाएंगे तो आंसर अपना हो जाएगा water and mineral salts only. So we are going to go according to traditional answer that we've already have seen most of the times. Next is cells in the G0 phase. G0 phase में जो cells हैं ये they
exit the cell cycle, enter the cell cycle, suspend the cell cycle, or terminate the cell cycle? What is the correct answer to this question? So yeah, we're gonna see the explanation now. क्या होता है यहाँ पे? Okay, so answer to this question is people, अगर जी नॉट फेज है सेल साइकिल के अंदर, तो एनसीईआरटी में क्लियर कट टू कट बताया है कि इट एग्जिट्स द सेल साइकिल. ये रिटन स्टेटमेंट है एनसीईआरटी 11 स्टैंडर्ड, आई थिंक 190 कुछ पेज नंबर है, तो वहां पे जाके देख लेना, रेफर कर लेना. एग्जिट द सेल साइकिल है ये आंसर है हमारा, क्योंकि ये पहले भी मैंने अपने वीडियोस में सेल साइकिल के बारे में डिस्कवर किया, सॉरी नॉट डिस्कवर किया था, डिस्कस किया था. ओके, तो जी नॉट फेज जो है इसको हम G0 भी बोलते हैं, G0 फेज भी हम इसको बोलते हैं. और यहाँ से जब ये चलता है, यहाँ पे सेल साइकिल चल रहा है, तो ये जो है यहाँ से सेल निकल जाता है, जिसको सेल डिविजन में पार्ट नहीं लेना है वो सेल निकल जाता है और वो जी नॉट फेज में एंटर कर जाता है. ओके, तो सेल जब निकल जाता है वहां से, तो हम बोलते हैं कि जी नॉट फेज में चला गया. अब ये सेल क्यों निकल जाता है, जी नॉट फेज में क्यों चला जाता है? क्योंकि वहां पे डिवाइड होने के लिए उतने न्यूट्रिएंट्स उसके पास नहीं है, नाइट्रोजन एब्सेंट है, एनर्जी रिच कंपाउंड सेल के पास नहीं है. सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, कंप्लीटली मर नहीं जाता, सेल एक्टिव रहता है, सिर्फ एक डोरमेंट स्टेज में चला जाता है वो सेल. तो सेल साइकिल से डेफिनेटली क्या हो रहा है, बाहर एग्जिट आउट हो रहा है. तो हम बोलते हैं वो कभी कभी सेल जी नॉट फेज से वापस से वो सेल साइकिल के अंदर आ जाता है जब न्यूट्रिशन, और इसको quiescent stage भी बोलते हैं. I'm gonna write it here. I don't know how you people are going to pronounce it. Quiescent stage और quiescent stage भी इसको हम बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, just forget about that. तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1. Let us move on ahead. Okay, next question. Which of the following statement given below is not true about the formation of annual rings in trees? Option given to us are: annual ring is a combination of spring wood and autumn wood produced in a year. Second, differential activity of cambium causes light and dark bands of tissue, early and late wood respectively. Activity of cambium depends upon variation in climate. Option number 4, annual rings are not prominent in trees of temperate region. What is the correct answer here? Okay. Question 15. Option number 4 is it's an incorrect statement. It is not true. Annual rings are not prominent in trees of temperate region. Actually annual ring जो है काफी prominent होते हैं temperate region के अंदर. तो ये इसमें ये इसका आंसर है. ये option number 4 is the correct answer, which is not true about the annual rings in trees. And we've covered up 15 questions for the day. I am so sorry I was not able to upload the video. I like uploaded the video काफी late हमने upload किया है because of some issues as I told you I was facing. And I'll be uploading in next 4 to 5 hours. I'll be uploading day 4 video as well, so you need not worry. We're not going to we're not going to run late with that. In next 4 to 5 hours we're going to upload day 4 video as well. Okay, so tune in again, and thank you for watching. For those who have made up till the end and haven't subscribed to the channel yet, subscribe to the channel yet. If you like the video, hit the like button, share it with your friends, with as many aspirants as possible, so that we reach out to many people, and the aim is to benefit you all. Okay, yeah, bye bye, take care, stay safe at your homes, and see you in the next 4 to 5 hours. Probably, if I don't face any issue, we're going to upload in next 4 to 5 hours. So see you there in day 4 video. Okay, bye bye, take care.